हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में पहले तो मार्केट्स की बात करूंगा। लास्ट वीक कैसे रहे मार्केट्स के लिए, लास्ट वीक से क्या सिग्नल मिल रहा है आने वाले टाइम के लिए, एंड क्या जो वर्स्ट था वो अपने पीछे छूट गया है या फिर वर्स्ट अभी आना बाकी है। उसके बाद इन्फ्लेशन रिलेटेड जो कंसर्न है उसमें अभी क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, कुछ स्टॉक्स जो स्पेशल रडार पे या स्पेशल फोकस में रहने चाहिए। एंड उसके बाद चैनल मेंबर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो चैनल मेंबर्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले जैसा आपने देख सकते हैं, फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, अच्छा खासा पुल बैक दिखाया। उसके बाद अपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑयल का प्राइस है वो $107.06 है अभी पर बैरल। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ हो जाती है। एंड अभी अपने देख सकते हैं जैसे जो यूएस डॉलर है वो थोड़ा सा स्लिप हुआ, यानी थोड़ा सा गिरा है फ्राइडे को। एंड जो फर्स्ट वीकली डिक्लाइन है दिस मंथ, मतलब पूरे मंथ में फर्स्ट वीक ऐसी रही है जहाँ डॉलर थोड़ा सा स्लिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये ऐसा दिखा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कहीं ना कहीं पीक जल्दी होने वाली है। जो इंटरेस्ट रेट कट्स हैं वो कहीं ना कहीं मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो नहीं, बाय द स्टार्टिंग या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि पॉसिबल रिसेशन भी आ सकता है, तो मे बी फेड इंटरेस्ट रेट कट्स कर दे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है रैली के लिए, यूएस मार्केट्स भी रैली किए हैं, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है ऑयल एंड कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से गिरे हैं। थोड़ा सा जो उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स जो हैं वो थोड़े से ईज हुए हैं एंड इक्विटी मार्केट्स रिबाउंड किए हैं। एंड जब भी इक्विटी मार्केट्स रिबाउंड करते हैं तो ऑब्वियसली अपने को पता है कि डॉलर की फिर डिमांड उतनी नहीं रहती जितने पहले रहती है, क्योंकि डॉलर को एक सेफ हेवन के तौर पे देखा जाता है। जब भी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद जो फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन कंसर्न्स को ईज़ कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग थी वो मे बी ना हो, या अगर हो तो एटलीस्ट काफ़ी जल्दी उसके बाद रिसेशन के अगर साइंस आने लगे तो इंटरेस्ट रेट्स फेड फिर से नॉर्मल करने में या फिर कट करने में फोकस करें। उसके बाद अपने देखते हैं जो कॉपर है। कॉपर बेसिकली ट्रेडिंग में, ये स्टॉक मार्केट्स में कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है। वो बेसिकली क्यों, क्योंकि कॉपर की जब भी डिमांड कम होती है या फिर प्राइसेस कम होते हैं तो हमेशा देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन को इंडिकेट करता है, या रिसेशन अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन को इंडिकेट करता है। क्योंकि क्या होता है, कॉपर की जो डिमांड होती है वो इन सेक्टर्स से आती है, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, इंडस्ट्री हो, वायर्स हो। तो वायर्स, हाउसिंग में, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कॉपर बहुत प्रोमिनेंट मेटल है जो बहुत यूज़ होता है। एंड कॉपर के प्राइसेस जब भी कूल डाउन होते हैं वो ये इंडिकेशन देता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, इंडस्ट्री से डिमांड कम हो रही है, हाउसिंग से डिमांड कम हो रही है। तो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। बट एट द सेम टाइम अभी जो है ग्रोथ कंसर्न्स से ज़्यादा कंसर्निंग अभी अपने लिए ये है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो। एंड ये कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ तो गुड न्यूज़ है शॉर्ट टर्म में कि कॉपर एंड रिलेटेड कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो उससे हो सकता है आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो कम हो, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बढ़ रही है वो एटलीस्ट थोड़ी सी ईज डाउन हो, या एटलीस्ट उतने ज़्यादा हाइक्स ना हो शॉर्ट टर्म में। जैसा आप देख सकते हैं ऑयल ये कॉपर प्राइसेस हैं, ये आप देख सकते हैं अभी कुछ गिरावट देखने को मिली है। एंड उसके बाद आप देखिए 52 वीक हाई इसका 5.01 रहा है, एंड अभी एज ऑफ नाउ 3.74 के आसपास है। तो एटलीस्ट 20-25% के आसपास करेक्शन आया है। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ हो जाती है एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइसेस देखते हैं अपने, जो 52 वीक हाई है इसका 123 के आसपास पहुंच गया था, एंड अभी एज ऑफ नाउ 107 के आसपास है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स बहुत अच्छा खासा होता है। एंड क्रूड ऑयल से अपने जानते हैं क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ा रहेगा तो हर इंडस्ट्री में, इनफैक्ट चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हों, उन सब में सप्लाई कंसर्न्स आएंगे या फिर चीज़ें महंगी होने लगेंगी। एंड क्रूड ऑयल कम होने से ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ हो जाती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कमोडिटी का प्राइस देखते हैं, कॉटन। कॉटन जो है, जैसे आपने देख सकते हैं, ये 50,000 समथिंग पे था, इसका 52 हाई
एंड अभी एज़ ऑफ नाउ इसका 44,000 INR चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली है 52 वीक हाई से। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो अभी कम हो रहे हैं। एंड कॉटन के प्राइसेस कम होने से एटलीस्ट जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक वर्धमान टेक्सटाइल, ये हल्का फुल्का रिकवर कर सकती हैं अब, क्योंकि कॉटन प्राइसेस के जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में कॉटन प्राइसेस बढ़ रहा था फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो इनकी मार्जिन्स, वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनीज़ की मार्जिन्स पे अच्छा खासा असर आने वाला था, जिसकी वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा है। बट अभी अगर कॉटन प्राइसेस और गिरते हैं तो ये कंपनीज लाइक वर्धमान टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अपने निफ्टी देखते हैं। निफ्टी जैसे अपने पिछले किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अपने डॉजी स्टार कैंडल बनाई थी, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई स्टार बनाई, ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक बनाई थी। तो यहाँ ऐसे लग रहा था कि मार्केट्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, इन द सेंस कि बायर्स फिर से आ रहे हैं मार्केट्स में। एंड उसके बाद ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट्स वापस रिट्रेस किया एंड लास्ट 2 डेज से वापस ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स रिकवरी मोड पे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए आने वाले टाइम में, जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी बुल्स के लिए अच्छा रह सकता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो यूएस मार्केट्स को हेल्प कर रहे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स से इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। एंड काफ़ी ये जो हो रहा है अभी क्वार्टर में, इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स में, या जो वहाँ की DIIs हैं जो इंडिया में FIIs मानी जाती हैं, उन्होंने इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की थी। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी फंड्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक % रखना पड़ता है इक्विटी में। तो इक्विटी में अगर अंडर एलोकेशन हो तो वो कहीं ना कहीं अभी इस क्वार्टर एंड में जो अपने फंड्स को इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो उसमें इक्विटी एलोकेशन दिखाना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, वो लोग इक्विटी बाय कर रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक जो एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो पूरा कर सकें जितने भी ये फंड्स हैं। तो इस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वीक भी अच्छी रह सकती है मार्केट्स के लिए। जैसे JP मॉर्गन देख रहे हैं कि मे बी आने वाले नेक्स्ट वीक में अपने 7% तक राइज कर सकते हैं स्टॉक्स US मार्केट्स में, क्योंकि रीबैलेंसिंग होगी। जो फंड्स हैं जहाँ अगर ज़्यादा डेट हो रही है तो वहाँ डेट थोड़ी कम करके इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होगा। बट कहीं ना कहीं CNBC की इस रिपोर्ट में ये दिखा रहे हैं कि जो क्वार्टर एंड की जो बाइंग है वो अभी शॉर्ट टर्म में या फिर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट्स के लिए अच्छा रह सकता है। बट जुलाई के सेकेंड हाफ में मार्केट्स फिर से प्रेशर में आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी के प्राइसेस अगर नहीं बढ़ते हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स अपना बॉटम बना चुका है एंड मे बी उससे ज़्यादा ना गिरे। बट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर। उसके बाद अपने स्टॉक पे नज़र डालते हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी काफ़ी प्रेशर में रह सकते हैं इस वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिकल मैंने देखा था, एक सेकेंड, एनीवे आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो उसमें क्या है कि जैसे जो हिंडाल्को जैसी कंपनी है या फिर टाटा स्टील जैसी कंपनी है, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं, स्टील के प्राइसेस, कॉटन के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो इस वजह से क्या है, ये जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे वो हिंडाल्को हो, इन सब में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड RSI दिखा रहा है कि बिलो 30 हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन उसके बावजूद अभी बाउंस बैक आने का चांसेस कम है टाटा स्टील जैसी कंपनीज़ में। उसके बाद अपने एक स्टॉक जो अपने फोकस में रह सकता है वो है इन्फो एज। काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टेड होंगे ऑब्वियसली। जैसा अपना देख सकते हैं इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, तो यह कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है ना। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में इन्फो एज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड ये आप देखिए जो सेकंड बॉटम बना है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट बॉटम से ऊपर बना है, तो कहीं ना कहीं उतना गिरा भी नहीं था कि फिर से बाइंग आ गई। तो ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है इन्फो एज के लिए। तो फॉर द टाइमिंग पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मार्केट्स 100-200 पॉइंट्स जस्ट इन केस गिरता है तो अपने को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। वैसे तो अदरवाइज़ 100% ये बोलना मुश्किल है कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है
कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, तो सिस्टमैटिक वे में अपने धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उसके बाद रिस्क फैक्टर्स तो हमेशा रहेंगे, एंड कभी भी मार्केट्स ऐसा नहीं होगा कि रिस्क फैक्टर्स नहीं रहेंगे। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो इतनी इकॉनमी एंड स्टॉक मार्केट कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा होता है तो स्टॉक मार्केट डाउन होते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, जब स्टॉक मार्केट गिर रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट के गिरने से भी इकोनॉमी पे असर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उससे पहले स्टॉक मार्केट एकदम 1920s में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, जब स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएट कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बूस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स के हो, इन्वेस्टर्स के हो। उससे क्या होता है, जब सेंटिमेंट्स बूस्ट हो जाते हैं तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है। मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरा बेबी हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, तो नेक्स्ट मंथ हम लोग पार्टी करने की सोच रहे हैं। बट लास्ट फ्यू वीक से मार्केट्स काफ़ी डाउन चल रहे थे, तो पोर्टफोलियो भी काफ़ी ख़राब हो गया था, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा सेंटिमेंट भी डाउन हो गया था। ऐसे लग रहा था कि खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें। ऑब्वियसली इनकम पे फ़र्क नहीं आया था, लेकिन जो वेल्थ है वो कम हो गई थी, तो उससे ऐसा लग रहा था कि खर्चा कम करें, तो इससे सेंटिमेंट्स डाउन हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जब स्पेंडिंग कम होगी तो इकनॉमी और ज़्यादा प्रेशर में आएगी। तो अभी जो था समय जो चल रहा था वो ये था कि सेंटिमेंट्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, और उससे एक साइक्लिकल इफेक्ट हो रहा था। एक स्टॉक मार्केट ख़राब हो रहा था, इस वजह से इकनॉमी और ज़्यादा स्लो डाउन में जा रही थी, एंड इकनॉमी से और ज़्यादा स्लो डाउन में जा रही थी, इसलिए स्टॉक मार्केट और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बट एक समय पे ऐसा आएगा कि जब इन्फ्लेशन के जो कंसर्न था वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने ख़राब हो जाएंगे, डिमांड रहेगी नहीं, तो वहाँ से रिकवरी आना एक्सपेक्टेड था। तो यही है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एंड अपने को टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक्स, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो इसी बात पे अगर आप लर्निंग पे फोकस्ड हैं, स्पेसिफिकली जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, जहाँ टू वे डिस्कशन तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी इंसाइट्स शेयर करूँगा, एंड उसमें 2-4 और लोगों को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स को जो काफ़ी ऑब्वियसली सीएज हैं, रिजर्व बैंक में हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1 से भले 2 से भले 4। एंड तो अगर आप चैनल मेंबर हैं तो प्लीज़ अपना जो फ़ोन नंबर है वो चैट में डाल सकते हैं, सॉरी कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर जस्ट इन केस आप लोग पब्लिक फोरम पे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपना फ़ोन नंबर शेयर करने के लिए, तो आप मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर मुझे ईमेल कर दीजिए, ताकि मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो चलिए इसी बात पे ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।